इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के न्यूक्लियर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13.15 से लेके 13.20 तक इन सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में जो फंडामेंटल यूज होने वाले हैं, जो बेसिक यूज होने वाले हैं, वो याद दिला दूं, एक बार रिवाइज करा दूं कि जैसे सपोज करो कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है और A प्लस बी इन दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस रिएक्शन में और इन्होंने C प्लस डी मिलके बनाया। A प्लस बी मिले, उन्होंने C प्लस डी मिलके बनाया। ओके, चलिए, तो इन्हें तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इनको बोल देंगे हम रिएक्टेंट, और इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। मे बी पॉसिबल रिएक्टेंट दो से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट भी दो से ज़्यादा हो। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ 3-4 रिएक्टेंट हो सकता है 3-4 प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो मैं एक रफली एक आइडिया लेके चल रहा हूँ। जो जो रिएक्टेंट है एक तरफ लिख दीजिएंगे, प्रोडक्ट ये हो गया। तो वो यहाँ पर एक चीज़ पूछता है कितनी एनर्जी रिलीज होगी यदि वो न्यूक्लियर रिएक्शन सक्सेसफुली ऑपरेट हो गई है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। क्यों? रिएक्शन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। यदि ये फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन एनर्जी बोल देंगे, फिजन हो रहा है तो फिजन एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट निकालेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट में से, यानी जितना मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट होंगे ना उनको निकाल देंगे, माइनस उसमें से प्रोडक्ट का मास घटा देंगे। ठीक है ना, तो ये डेल्टा एम हमारा आ जाएगा। सवालों में दे रखा होगा इंडिविजुअल मास दे रखा होगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास घटा दीजिए, वो डेल्टा एम आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, अच्छा एक मिनट, तो जब हम क्यू निकालेंगे, क्यू कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो सिंपल है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वही ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला। भाई इतना मास डिसअपियर हो गया ना सिस्टम में से, इतना मास गायब हो चुका। आपको वो ध्यान होगा मेरे पुराने एग्जाम्पल, गाजर का हलवा वाला एग्जाम्पल है ना, कि 4 किलो कंटेंट लेने के बावजूद भी 4 किलो हलवा नहीं बना था। तो हम कितनी एनर्जी ये रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन जनरली आपको जो सवालों में मास दे रखा होगा वो AMU में दे रखा होगा, तो हम फिर इसकी बजाय यदि आपका डेल्टा एम AMU में है तो फिर हम इस फिजिक्स का यूज करेंगे। डेल्टा एम की जगह जो डेल्टा एम होगा वो लिख देंगे, जो भी होगा AMU में, इंटू 931.5 MeV, 931.5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 AMU यदि मास डिफेक्ट हो तो वो 931.5 MeV एनर्जी रिलीज करता है। एक AMU मास, हालांकि 931.25 था थोड़ा सा, लेकिन यदि हम एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में डाटा देखें, ये जो स्टार्टिंग में इस पेज पर जो डाटा लिख रहे हैं ना ये यहाँ, तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931.5 MeV लेने को बोल रहा है। तो 931.5 याद रखना, यदि 1 AMU या सिंपली 1 U भी बोल सकते हो, यदि 1 U मास डिफेक्ट है तो 931.5 MeV एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट और है, जरूरी नहीं है कि आप जो चाहो वो हो जाए, रिएक्शन हो ही जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेल्टा एम पॉजिटिव आएगा। जब ये डेल्टा एम पॉजिटिव आएगा ये पूरा, तो इसका मतलब क्यू भी पॉजिटिव आएगा, क्यू भी। लेकिन सम सिचुएशन में ये एम नेगेटिव भी आ सकता है। वो नेगेटिव कब आएगा, यानी ये वाले मास ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एनर्जेटिकली अलाउड नहीं है। ये रिएक्शन अगेन आई एम रिपीटिंग, ये देखो डेल्टा एम यदि आप निकाल रहे हो तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये रिएक्शन एनर्जेटिकली अलाउड है, हो सकती है, होगी, हो सकती है मतलब हो भी सकती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक मिनट, एक्चुअली इसको नहीं बोलेंगे, डेल्टा एम यदि पॉजिटिव है और फिर जब यहाँ क्यू निकालोगे तो भैया यदि ये पॉजिटिव है तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्यू का भी आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है ना फिर। हालांकि वो डेल्टा एम से ही पता चल जाएगा, वो हमें डेल्टा एम से ही पता चल जाएगा। सिंपल है, तो यदि सिंपल से लिख देता हूं, इफ डेल्टा एम पॉजिटिव है तो आपका जो क्यू है, ये जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो भी पॉजिटिव ही आएगी। तो आप उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन पुकारेंगे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और एंड यदि आपका डेल्टा एम नेगेटिव है, डेल्टा एम नेगेटिव है, तो उस केस में आपका क्यू भी नेगेटिव ही आएगा।
जब आप इस फॉर्मूले को प्रयोग करोगे डेल्टा क्यू है ना, या इसको भी यूज करोगे, ये नेगेटिव है तो ये सॉरी ये तो क्यू है ना, ये नेगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये हम फंडामेंटल इन ये जो क्वेश्चन करेंगे ना इसमें ये यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक ये बेसिक्स ये फिजिक्स यूज होगी, और जो बीच में यूज होगी वो मैं सवालों के दौरान बता दूंगा। और एवोगैड्रो वगैरह नंबर तो आप जानते ही होंगे, 1 मोल में कितने होते हैं ये, और भूल गए होगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ रिवाइज करा दूंगा। तो चलिए हाँ एक कंसेप्ट और यूज कर देते हैं, यदि बीटा डिके को छोड़ दें, अब वो हमारे सिलेबस में इस साल तो है ही नहीं, केवल बीटा डिके को छोड़ दें, या चलो हाँ चलो बता ही देता हूँ मैं, बीटा डिके जो हमारे सिलेबस में नहीं है, अल्फा बीटा गामा है ना, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन, केवल एक बीटा डिको को छोड़ दें, तो जब आप एक्चुअल में ये जो मैंने रिएक्शन बताई ए प्लस बी सी प्लस डी बन रहे हैं, तो मैंने बताया था डेल्टा एम निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी जोड़ोगे, उसमें से मास ऑफ सी और मास ऑफ डी घटाओगे, वही रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास घटाओगे। अब जो स्टैंडर्ड डाटा है वो आपको एटम का मास देते हैं, एटम का, और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, तो आपको चाहिए होता है न्यूक्लियस का मास। अभी थोड़ी सी भसड़ हो रही होगी, समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इमेजिन करो, मैं एक कोई एक हालांकि वो आपके मतलब का नहीं है रिएक्शन, फिर भी कोई एक रिएक्शन उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। चलो 15th का ये वाला पहला रिएक्शन 1H1 प्लस 1H3 है ना, हाइड्रोजन है ये ट्रिडियम है, ये मिलके बना रहे हैं ड्यूटेरियम 1H2 प्लस 1H2, मतलब 2 ड्यूटेरियम बन रहे हैं। अब मैंने जो सिखाया है उसके हिसाब से आपको डेल्टा एम निकालने के लिए क्या करना है, आपको इनके इसका मास प्लस इसका मास, यानी मास ऑफ 1H1 प्लस एक चीज मास ऑफ 1H1 है ना, प्लस मास ऑफ 1H3, ये तो हो गया रिएक्टेंट का मास, इसका मास लीजिए, इसका मास लीजिए, उसमें से घटा दीजिए मास ऑफ 1H2 प्लस, हालांकि वो रिपीट हो गया, मास ऑफ ट्वाइस भी लिख सकते हो आप यहाँ 1H2। यही तो करोगे, यही तो करोगे भाई, इसका मास ले लिया, इसका मास ले लिया, उसमें से इसका घटा दिया। लेकिन एक्चुअल में हमें चाहिए होता है न्यूक्लियस का मास, इसके न्यूक्लियस का मास, इसके न्यूक्लियस का मास, इसके न्यूक्लियस का मास, इसके न्यूक्लियस का मास, ये ध्यान रखिएगा। यानी मैंने यहाँ n लिख दिया, n माने इस पूरे एटम का मास नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसके न्यूक्लियस का मास चाहिए, मुझे इसके पूरे एटम का मास नहीं चाहिए, न्यूक्लियस का मास चाहिए सिर्फ। तो अब होता क्या है इन सवालों में, एक छोटी सी समस्या जो कोई बड़ी समस्या है ही नहीं, कि अब आपको जब सवाल करने को देते हैं तो एटम का मास दे देते हैं। सवाल जो देते हैं, यदि आप 15वां क्वेश्चन ही पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 15 ही पढ़ोगे, तो आप जब इस तरीके से लिखा जाता है, एक मिनट सिंपली यदि किसी को एम में लिखना पढ़ना सिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है 2 मैं 15 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 2.0141102 यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट। तो एक्चुअली ये इसके एटम का मास दिया होता है, ये एटॉमिक मास होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में न्यूक्लियर के फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि किसको रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल है, ये इसके एटम का मास है। जब आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ रहे हो ना, न्यूक्लियर टेकिंग पार्ट, तो आपको इसका न्यूक्लियस चाहिए। तो अब न्यूक्लियस का मास निकलेगा कैसे, तो वेरी सिंपल, पास्ट में मैं बता चुका हूं, यदि ये कोई एटम, ये न्यूक्लियस है, ये है ना, ये उसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यदि एटम का मास निकालना है, एटम का, तो एटम का मास निकलता है न्यूक्लियस का मास कैपिटल एन लिख देता हूं, है ना, न्यूक्लियस, कहीं ऐसा ना हो आप एक भसड़ हो रहा है, कहीं न्यूट्रॉन का मास ना समझ जाओ, तो कैपिटल एन लिख दिया। एटम का मास प्लस मास ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का मास प्लस मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। एग्री करते हो कि नहीं? एक मिनट इधर साइड में आ जाते हैं। यदि किसी एटम, देखो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, हो सकता है जैसे हाइड्रोजन एटम है, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आगे और कोई एटम हुआ तो और इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एटम का मास कैसे बनता है, न्यूक्लियस का मास, यानी ये प्लस उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये। तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए इसको आपको एटम के मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटाने होते हैं, ये करना होता है एक्चुअली में। ये
यानी कि इस सवाल में यदि आप करोगे, मुझे यदि इस 1H1 न्यूक्लियस का मास रखना है तो थोड़ी प्रोसेस लंबी होगी, पेशेंस रखिएगा, कि मास ऑफ 1H1 एटम, इसको ऐसे है नहीं, माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना इसमें, एक एटॉमिक नंबर है माइनस Me। आप सोचिए मैंने इसको कैसे एडजस्ट किया, जिसके भी न्यूक्लियस का मास निकालना है, जिसके भी, उसका एटम का मास लिखिए, उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो घटा दीजिए। अब मुझे इसके न्यूक्लियस का मास को प्ले करना है और दे रखा है एटम का मास, सवालों में यही तो दे रखा है, ये तो इसके एटम का मास दे रखा है, तो आप इसके एटम का मास लिखिए माइनस इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो घटा दीजिए, फिर ये वाला प्लस। अब मुझे इसका चाहिए तो इसके एटम का मास माइनस इसके इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ये तो हो गया, ये पूरी कहानी। अब ये माइनस, अब ऐसे ही इसको प्ले करोगे तो इसके एटम का मास, एटम के मास को लिखने के लिए यहाँ ए नहीं लिखना होता, जैसे न्यूक्लियस का मास लिखने के लिए मैंने एन लिख दिया है, यदि खाली एम लिख रहा है तो वो उसके एटम का ही मास है, तो इसके एटम का मास 1H2, अब इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है एम ही ना, फिर ये वाला प्लस और M1H2 माइनस Me। तो एक अच्छी बात क्या होती है, ये एक कोइंसिडेंट होता है कि आप देखोगे माइनस Me, ये माइनस माइनस प्लस Me सब कट जाता है, आप देखोगे सारे Me कट जाएंगे, बचेगा क्या, M1H1, सिर्फ ये बचेगा, इधर ये बचेगा M1H3 माइनस, फिर ये बचेगा M1H2 माइनस M1H2, इलेक्ट्रॉन का मास कट जाता है। सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता क्या है, यानी हमें कायदे से, अब देखना, कायदे से न्यूक्लियस के मास में से न्यूक्लियस का मास घटाना था, और गिवन हमें होता है एटम का मास, तो हम जब उसको एटम के मास में एडजस्ट करते हैं, मतलब एटम के मास के थ्रू न्यूक्लियस निकालते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन फैक्टर आता है वो कट जाता है। तो एक तरीके से अब मैं जितने भी सवाल कराऊंगा इसी पैटर्न पे करा दूंगा। ये कहानी सिर्फ बीटा डिके में एडजस्ट नहीं हो पाती, मतलब बीटा डिके जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस नहीं होते। अब बीटा डिके आप जानते नहीं हो, लेकिन वो आना भी नहीं है, टेंशन मतलब वो आना भी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं इस साल सिलेबस में आपके, तो केवल बीटा डिके को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन का मास आपका रोल प्ले करेगा ही नहीं। तो इसलिए अब आगे सस्ती बात ये न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, इसके न्यूक्लियस का मास नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, एटम का दे रखा है, इसका एटम लीजिए, इसका एटम लीजिए, देखो इसका एटम का मास, इसके एटम का मास जोड़ दीजिए, रिएक्टेंट माइनस इन दोनों का मास जोड़ के ये इसमें से घटा दीजिए, हम एटम के मास से ही प्ले कर जाएंगे। तो चलिए ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन है ये 13.15 ये कह रहा है, वही दे रखा है, द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज A + B = C + D, चूल्हे में जाने दो मत पड़ो से, ठीक है। फिर आपको बताना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पहली रिएक्शन दे रखी है, पहली फर्स्ट, एक पार्ट मैं करा रहा हूं, एक पार्ट आप करिएगा, 1H1 + 1H3, हाइड्रोजन, ट्रिटियम और प्रोटॉन भी बोल देते हैं एक्चुअली इसको, कोई नहीं, ये प्ले करके 1H2 + 1H2, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें हमको जो भी रिएक्शन एनर्जी इन्वॉल्व हुई होगी ये निकालनी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो भी होगा। तो पहले आपको क्या करना है ये बताओ, आपको डेल्टा एफ निकालना है। डेल्टा एफ कैसे निकलेगा, रिएक्टेंट का मास लीजिए, मास ऑफ 1H1 प्लस, मतलब तो एटम का भी ले सकते हो ना, जो दे रखा हो 1H3 माइनस, अब इन दोनों का मास घटा देते हैं, मास ऑफ 1H2, आप ब्रैकेट यूज करना चाहते हो तो जैसे आप ऐसे यूज करना चाहते हो तो ब्रैकेट यूज कर लीजिए, मास ऑफ 1H2 ड्यूटेरियम, ठीक है। रिएक्टेंट के में से प्रोडक्ट का मास घटा दीजिए। अब आप नीचे देखोगे तो आपको 1H2 का मास दे रखा है, ये दे रखा है मास, ये वाला देखो पहला दे रखा है, वो दे रखा है, मैं लिख देता हूं 2.014102, और ये भी वही है तो 2.014102, ठीक है। फिर अगली लाइन पे जाओगे तो 1H3, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है 3.016049। अब ये मास नहीं दे रखा, आप पढ़ोगे तो इधर
ये वाला मास इस पूरी लिस्ट में नहीं दे रखा, किसका, 1H1 का। तो उसके लिए यदि कोई चीज़ आपको सवाल में नहीं मिल रही हो तो आप इस एनसीईआरटी में सबसे टॉप मोस्ट पे चले जाना। यहाँ बहुत सारा डाटा गिवन है जो इन सवालों में यूज होता है। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ MH लिख रहा है ना, वो MH वही 1H1 ही है। तो MH का मास आप यहाँ से लिख लीजिए ऊपर से 1.007825 ये दे रखा है। और बेटा इतनी लंबी रिएक्शन मैं करूँगा नहीं, इसलिए मैं तो भैया सॉल्व करके लाया हूँ इसे, मैं तो इसे सॉल्व करके लाया हूँ। और ये आ रहा है बेटा डेल्टा M माइनस का 0.00433 ये मास डिफेक्ट। और क्योंकि ये सब AMU में था या U में था तो ये भी आंसर आपका U में ही आएगा। करके देखिएगा, ये आपका काम है, ठीक है। तो एक और चीज़ क्या बता रहा था मैं, चलिए डेल्टा M आ गया। अच्छा डेल्टा M आ गया नेगेटिव, तो आपको ये भी पता है कि Q भी नेगेटिव ही आएगा, दिस इज अ नेगेटिव है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब Q निकालना है तो क्या करना है, डेल्टा M में 931.5 MeV का मल्टीप्लाई कर दो MeV का। कौन सा कॉन्सेप्ट की, एक AMU में जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ये सब कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना, मैंने खुद अपने हाथ से किए बेटा ये -4.03 MeV। तो ये रिएक्शन कैसी निकली, एंडोथर्मिक। यानी यहां पर ये क्यों आ रहा है नेगेटिव का, मैं नेगेटिव का एक और मतलब बताता हूं। यानी जो यहां नेगेटिव है वो यहां जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी ये रिएक्शन अपने आप नहीं होनी, ये हो ही नहीं सकती ये वाला। आप सोचो कि ये रिएक्शन आपको करानी है, यानी इन दोनों को जोड़ने के लिए वो एनर्जी और देनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इसी में, चलो वीडियो को पॉज कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब हम करेंगे, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी का कि 2 कार्बन न्यूक्लियाई यूज किए हैं C612 प्लस C612, और ये इन्होंने रिएक्ट करके ये नियॉन बना दिया एक 10 और ये क्या है 20 और एक हीलियम बना दिया He24। तो अब इसमें डेल्टा M निकालना है। तो सिंपल, मैंने कहा ना केवल एक बीटा डिके को छोड़ दो, आपको दे तो एटमों का मास दे रखा है, चाहिए आपको न्यूक्लियस का होता है, लेकिन हम एटम के मास से भी प्ले कर जाएंगे। अब क्या करना है, मास ऑफ C612 है ना, इसका मास चाहिए, फिर इसका भी चाहिए, तो या तो 2 कर दो या 2 बार लिख दो 2, ये तो रिएक्टेंट हो गया, माइनस आपको मास ऑफ नियॉन जो कि 1020 है, प्लस मास ऑफ 2He4, यानी इन दोनों को जोड़ना है, उसमें इन दोनों को घटाना है। तो ये जो आएगा, अब आपको देखो कार्बन फार्बन सबका मास दे रखा है, कार्बन का दे रखा है, नियॉन का, अब हीलियम का नहीं दे रखा, तो ऊपर चले जाइए, यहाँ पर हीलियम का मास यहाँ दे रखा है यहाँ। तो आप सॉल्व करिएगा, मैं आपकी मदद के लिए, सॉल्व आप ही को करना है बेटा, ये काम मेरा नहीं है। 0.004958 इतना मास डिफेक्ट आएगा डेल्टा M। अब देखो डेल्टा M पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका जो Q आएगा यहाँ से निकलेगा, Q इक्वल टू Q ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा M में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 931.5 का। MeV होगा, ध्यान रखना MeV। तो ये आंसर मल्टीप्लाई होके आ रहा है 4.618, तो डाउन ऑफ करोगे 618, तो 6 आंसर एनसीईआरटी से मैच कराना है, तो 1 राउंड ऑफ कर दो 8 को, इतना MeV एनर्जी आ रही है Q, ये प्लस में आ रही है। तो यानी ये रिएक्शन कैसे हुई, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन ए और बी, सिंपल मास डिफेक्ट की प्रोसेस था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अब आ जाइए, वो कह रहा है, सपोज क्वेश्चन नंबर 16, 13.16, वो कह रहा है सपोज वी थिंक ऑफ फिजन ऑफ आयरन। वो ये कह रहा है कि हम आयरन का फिजन करने का प्लान करें, ठीक है ना। आयरन को फिजन, जैसे यूरेनियम को तो फिजन कर चुके हैं ना, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है, 235 का। अब वो कह रहे हैं नहीं, हम यूरेनियम की बजाय आयरन को फिजन करने का प्लान करें इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट। अब ये टूटने के बाद 2 एल्युमिनियम निकले, 2 इक्वल एल्युमिनियम, या तो ऐसे ऐसे लिख लो या ट्वाइस एल्युमिनियम लिख दो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, 13 28, ठीक है, ये बन गया। इज द फिजन इज एनर्जेटिकली पॉसिबल, सिंपल, यदि Q पॉजिटिव आए रिएक्शन का तो हाँ पॉसिबल है ये रिएक्शन,
लेकिन यदि क्यू ही नेगेटिव आ रहा है यानी एंडोथर्मिक आ रहा है तो ये रिएक्शन एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो बाकी की चीज के लिए उसने बोला है कि इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, तो बताओ डेल्टा एम कैसे निकलेगा। इसके मास ऑफ Fe2656 एटम लेना तो वैसे न्यूक्लियस का होता है, लेकिन मैंने कहा ना वो इलेक्ट्रॉन प्ले कर जाते हैं, कट जाएंगे। अच्छा इसमें करके देखिएगा माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एल्युमिनियम 228, ये ट्वाइस समझ में आ गया। या तो एक एक करके जोड़ दो या इसको ट्वाइस ले लो। अब इसका मास आपको दे रखा है हमें, आप देखोगे आयरन का 55। अच्छा यहाँ ना एक चीज और 93494। आप सोचो डेसिमल के बाद 5 प्लेस राउंड ऑफ कर दूं, मत करना, क्योंकि मास डिफेक्ट वैसे ही मामूली सा होता है, बहुत मामूली सा तो मास डिफेक्ट होता है, उसे भी राउंड ऑफ कर दोगे तो फिर वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हाँ फाइनल एंड में कर सकते हो, जब क्यू निकल जाए तब एक आध प्लेस कर सकते हो। तो ये इसका मास -2 इंटू, क्योंकि एल्युमिनियम 2 थे ना, 27.98191। ये डाटा आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो भैया मैं तो सॉल्व करके आया हूँ। ये माइनस का आपको इसलिए सॉल्व करके लिख रहा हूं ताकि आप मेरे से आंसर मैच कर सको। 0.02888। अब बताओ डेल्टा एम ही माइनस आ गया, इसका क्या मतलब है। यहीं से पता चल गया कि ये एनर्जी, क्योंकि फिर क्यू भी नेगेटिव आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। हाँ ठीक, तो क्यू डेल्टा एम जो भी आपका निकला है उसमें 931.5 का मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा एम आपका ये निकला है ना 0.02888। मैं एक बार कंफर्म कर दूं, यही है ना 0.02, इसमें 931.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 26.9 MeV। तो ये रिएक्शन एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आप समझ जाओ कि यूरेनियम 235 पे दिल क्यों आ रहा है, आयरन पे क्यों नहीं दिल आ रहा, क्योंकि ये हो ही नहीं पाएगा फिजन। इन्वेस्टमेंट मांगेगा ये हमको कुछ देगा तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सवाल, ये हो गया आयरन का। फिर एक और क्वेश्चन है 13.17, आसान सवाल है 13.17। वो कह रहा है द फिजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम, द फिजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम आर वेरी सिमिलर टू एज दोज ऑफ यूरेनियम 235। ठीक है, द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 180 MeV। मतलब वो ये कह रहा है यदि प्लूटोनियम, ये रहा प्लूटोनियम है ना, और 94239, यदि हम इसको अब फोड़ें तो फिजन प्रोडक्ट निकलेंगे कुछ, वो उसने बताया नहीं है। प्लस 180 MeV एनर्जी रिलीज होगी एक प्लूटोनियम को फोड़ने पर। जैसे यूरेनियम 235 को फोड़ने पर यहाँ 200 MeV आ रही थी, 200 MeV यूरेनियम का, तो आप एटलीस्ट याद कर ही लीजिए। यूरेनियम 235 की पूरी रिएक्शन याद कर लीजिए, जिसको हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया था। ठीक है ना, ठीक है, फिजन बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 MeV, ये याद ही कर लीजिएगा इसको। पर आप हर रिएक्शन नहीं याद कर पाओगे, तो वो कहना है यदि प्लूटोनियम है ना, इसका फिजन करें, इसमें भी कुछ ना कुछ डाला होगा, न्यूट्रॉन ही मान लेते हैं, उसने बोला नहीं है, अपने आप तो फूटेगा नहीं ना, मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन ही डाला होगा। ठीक है, ये एक इमेजिनरी रिएक्शन है, आपको बस इससे मतलब है, क्योंकि इस रिएक्शन को हम पूरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सवाल ने कुछ बोला नहीं है। बस आप मतलब की बात निकालिए कि इस यूरेनियम को फोड़ने पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, बस। तो वो ये कह रहा है हाउ मच एनर्जी इन MeV इज रिलीज इफ ऑल द एटम इन 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम अंडरगो फिजन। यदि आपको 1 किलोग्राम प्योर ये वाला प्लूटोनियम दे दें, तो देखिए सिंपल, एक एटम लिया है ना प्लूटोनियम का आपने, एक ही तो है, एक एटम फटता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है एक एटम के फटने पर। तो 2 एटम फटेंगे तो 180 × 2 यानी 360 एनर्जी रिलीज हो जाएगी, 3 होंगे तो 3 का मल्टीप्लाई। तो 1 किलो में कितने प्लूटोनियम होंगे, पहले वो नंबर ऑफ एटम काउंट कर लें। यहाँ थोड़ी सी एक हल्की सी केमिस्ट्री लगेगी, बताना इस ब्रह्मांड में किसी का भी 1 मोल एटम ले लें, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल प्लूटोनियम, बताइए 1 मोल प्लूटोनियम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। 1 मोल प्लूटोनियम कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 प्लूटोनियम एटम्स। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1 मोल जो उसका मोलर मास होता है, तो या तो दे रखा हो ठीक है, नहीं तो आप इसको अप्रोक्सीमेट मोलर मास ले लीजिएगा, इसी को, यानी 239 ग्राम, ये जो मोलर मास होता है ये ठीक है ना। तो आप 1 मोल और इसको लिख दूं, दैट इज 239 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम कंटेन, Na लिख दूं, Na प्लूटोनियम एटम,
Na माने एवोगैड्रो नंबर, है ना, 200। तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम ले लें तो Na/239 प्लूटोनियम एटम, 1 ग्राम में इतने होंगे। और हमारे पास कितना, 1 kg बोल रहे हैं, सवाल कह रहा है कि 1 kg फोड़ना है हमको, 1 kg है ना, हाँ, तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम। तो Na वही 6.023, 239 इंटू 1000, इतने प्लूटोनियम एटम्स होंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000, आपको मैं सब कैलकुलेशन करके दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप करिएगा। लेकिन फिर भी पलट, ये है हमारा आ रहा है, नहीं ये कुछ नहीं आ रहा, यहाँ तक मैंने रोक लिया है अपने आप को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इतने प्लूटोनियम एटम है, इतने प्लूटोनियम एटम। अब आप बताओ, सिंपल, एक एटम के फटने पर, हम वही केले वाला मेथड, एक प्लूटोनियम एटम गिव्स 1 प्लूटोनियम एटम या फिजन ऑफ 1 प्लूटोनियम एटम गिव्स एनर्जी इक्वल टू 180 MeV। एक प्लूटोनियम, वो हमें यहां सवाल ने दे दिया था, सवाल ने इतना तो दे दिया था कि एक प्लूटोनियम एटम के फटने पर 180 MeV एनर्जी रिलीज होगी। अब हमारे पास कितने एटम हैं, इतने। तो इसका मतलब मैं बताऊं आगे, समझ गए, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 26 कर देता हूं इसको, 26/239 प्लूटोनियम एटम है, 1 किलो में इतने। तो इसमें 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाँ वो मल्टीप्लाई मैंने कर रखा है। तो जो क्यू नेट आएगा, क्यू नेट, वो मैं आंसर लिख देता हूं, 1 मिनट, ठीक है। ये देखो करके आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब कर करके बैठा हूं मैं अभी कि मेरी टीचिंग मतलब कैलकुलेशन की वजह से ना रुके। तो ये आ रहा है आंसर 4.536 इंटू 10 की पावर 26 MeV। आसान सवाल है, एक प्लूटोनियम के फटने पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, सवाल ने दे दिया। फिर उसने कहा 1 किलो एटम फोड़ने हमें ऐसे, तो 1 किलो में नंबर ऑफ प्लूटोनियम तो निकालने पड़ेंगे ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगा दी इतनी कि 1 मोल में इतने एटम होते हैं, किसी के भी, दुनिया के भी किसी भी 1 मोल में, और 1 मोल का मतलब उसका मोलर मास 239 ग्राम ले लेंगे तो इतने एटम होंगे, 1 ग्राम में इतने होंगे, 1000 में इतने होंगे। 1000 इसलिए लिया क्योंकि 1 किलो में निकालना, तो नंबर ऑफ एटम्स हो गई है आपके पास, नंबर ऑफ एटम आ गई है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, अब आते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18, 13.18। 1000 मेगावाट का फिशन रिएक्टर है नहीं, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट पावर हुई ना, 1000 मेगावाट, इसका मतलब 1000 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, इसका मतलब 10 टू दी पावर 9 वॉट, इसका मतलब 10 टू दी पावर 9 जूल पर सेकंड। यानी एक ऐसा रिएक्टर है जो हमारे देश को 10 टू दी पावर 9 जूल पर सेकंड एनर्जी दे रहा है। यार देश को तो हर सेकंड एनर्जी चाहिए, कितने सारे रिएक्टर, कितने सारे प्लांट होंगे, हर सेकंड एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो 10 टू दी पावर 9 जूल पर सेकंड एनर्जी ये निकाल रहा है। लेकिन ये जो रिएक्टर है वो कह रहा है, ये जो रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 ईयर, 5 साल पहले इंस्टॉल किया गया होगा या 5 साल में आधा यूरेनियम खा गया ये 5 साल में। यानी ये जो रिएक्टर है, यदि 5 साल पहले यदि इसमें 10 किलो यूरेनियम डाला होगा तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, आफ्टर 5 ईयर इसमें 5 किलो यूरेनियम रह गया। 10 किलो यूरेनियम था तो आफ्टर 5 ईयर 5 किलो यूरेनियम रह गया, ऐसा सवाल कह रहा है, आधा रह गया। और इस 5 साल में यूरेनियम एनर्जी दे रहा है आपको, ये यूरेनियम के फटने से आ रही है एनर्जी। तो वो कह रहा है हाउ मच यूरेनियम, ये तो खैर मैंने समझाने के लिए मान लिया है, तो वो कह रहा है कि हाउ मच यूरेनियम डिड इट कंटेन इनिशियली, यानी इनिशियली कितना यूरेनियम हो रहा होगा इनिशियली।
और एज्यूम दैट द रिएक्टर ऑपरेट 80% ऑफ द टाइम। मतलब होता क्या है, इन 5 साल में हो सकता है 5 साल में कभी खराबी आ गई होगी तो कभी रोकना पड़ा होगा, तो 5 साल में वो 80% चला है, मतलब 10⁻⁹ जूल पर सेकेंड एनर्जी उसने दी है, लेकिन 20% टाइम वो रिएक्टर बंद भी रहा है। और जब कोई चीज़ गैस बंद कर दोगे, तो यदि आप अपने घर का चूल्हा बंद कर दोगे तो सिलेंडर में से गैस खर्च होना बंद हो जाएगी, तो यूरेनियम उतनी देर खर्च भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, 5 साल का 20% भी निकाल सकते हो, 5 ईयर का 80%, सॉरी 80% निकालोगे कितना हो गया, 20 चौक 20 पंजे, यानी 4 साल। आप ऐसे मान सकते हो कि ये इफेक्टिवली 4 साल चला है। ये बात समझ में आई नहीं आई? वो ये कह रहा है कि 5 साल वो चला नहीं है, बीच बीच में बंद भी रहा होगा, संडे की छुट्टी रही होगी या जो भी, ठीक है, छुट्टी तो खैर नहीं होती इन रिएक्टरों की, लेकिन बीच बीच में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो बंद करने पड़ते हैं। तो 5 साल कंटिन्यूअसली नहीं चला, आप ये मान सकते हो इफेक्टिवली 4 साल चला है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। और आपको ये मानना है कि जो एनर्जी मिल रही है वो यूरेनियम के 235 के फटने से ही मिल रही है, ठीक है। तो सवाल तो इतना ही है ये कि आपको ये बताना है कि और कुछ दे रखा है, हाँ, आपको बस ये बीच की अगली लाइन ये है कि आपको ये मानना है कि यूरेनियम के फटने से एनर्जी रिलीज हो रही है और यूरेनियम किसी और वजह से नहीं डिकम्पोज हो रहे, कि अल्फा डिके हो गया, बीटा डिके हो गया, रेडियो एक्टिव भी तो होते हैं ये। तो एक इमेजिन करना है कि केवल फिजन से ही एनर्जी रिलीज होगी, बाकी यूरेनियम वेस्ट नहीं हो रहा। तो कैसे करें? तो पहले तो ये देखो, इन 4 साल में उसने टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन 5 ईयर। अच्छा एक मिनट, इन ई, इसको ई लिख देते हैं, ई का फॉर्मूला P इंटू टी कर दूं भाई, एक बार होता है पावर बराबर E अपॉन टी, तो E का फॉर्मूला हो गया P इंटू टी। तो देखते हैं कितनी एनर्जी, P की जगह क्या लिख दूं, P कितना था, 10⁹ जूल पर सेकेंड इंटू, यहां पे लिख दूं 4 ईयर। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपके दिमाग में, 4 ईयर, सर आपने तो यहाँ 5 ईयर लिखा है, टोटल एनर्जी रिलीज इन दैट 5 ईयर, तो यहाँ 5 लिखो। तो यदि आप यहाँ 5 लिखना चाह रहे हो तो 5 लिख दो, लेकिन बाद में फिर इधर 80/100 कर देना, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो रिएक्टर है वो पूरे 5 साल कंटिन्यूसली नहीं चला है, 80% टाइम चला है, 20% टाइम बंद रहा है। तो आपकी इच्छा है यहाँ समझ में आ जाए तो 4 ईयर लिख दीजिए, क्योंकि 5 साल में इफेक्टिवली चला तो वो 4 साल ही है। तो इन 10⁹ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ईयर है और ये सेकंड है। तो यहां पर एक चीज आप प्ले कर सकते हो, एनसीईआरटी की एक मदद, वैसे तो ईयर को सेकंड में बदलना आपको आता है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 दिन, है ना, 365 दिन हो गए। अब उसमें एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 घंटे इंटू 3600 सेकेंड हो गया या फिर आप एनसीईआरटी में एक डाटा आप यूज करोगे यहाँ पर ऊपर ही, तो यहाँ 1 ईयर इक्वल टू 3.154 इंटू 10⁻7 सेकेंड लिख रहा है। तो मैं तो उसी को लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, देखो 4 ईयर और 4 ईयर में 3.154 इंटू 10⁻7 सेकेंड। आप ऐसे भी, मैंने बता दिया है कि ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आपकी केवल जूल में एनर्जी निकल के आ जाएगी। और ये कैलकुलेशन आ रही है, ये कैलकुलेशन आ रही है निकल के 126.16 10⁻15 जूल। यानी इस रिएक्टर ने अपने 5 सालों में इतनी एनर्जी निकाल के दी है हमको, इतनी एनर्जी दी है इन 5 सालों में, ठीक है ना, 5 साल में। अब भले ही वो बात लगे कि हमने यहाँ 4 साल लगा है। अब चलिए, इतनी एनर्जी उसने ओवरऑल ऑपरेटिंग टाइम में दी है। अब ये तो इस सवाल का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको साइड में रखते हैं। अभी दूसरी पार्ट, अब आपको यूरेनियम 235 की पूरी रिएक्शन नहीं याद हो कि यूरेनियम जब फटता है तो फिजन प्रोडक्ट बनते हैं प्लस 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, 200 MeV। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ये सवाल ने नहीं दिया है। अब सुनिए, एक यूरेनियम के फटने से इतनी एनर्जी निकली है, एक यूरेनियम के फटने से, इसको हम जूल में बदल लेंगे, जूल में बदल लेंगे, ठीक है ना। एक यूरेनियम को फटने पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई है और टोटल इतनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं ना कि कितना यूरेनियम फटा होगा।
समझना मेरी बात, एक यूरेनियम के फटने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, एक यूरेनियम के फटने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। इसको हम, यानी ये जो Q है, ठीक है, इसको हम जूल में बदल लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल एनर्जी रिलीज हमें पता है, एक से कितनी निकल रही है, तो हमें पता चल गया ना कि कितने यूरेनियम फटे होंगे। और जब नंबर ऑफ यूरेनियम आएंगे, अभी से बताता हूं क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ यूरेनियम एटम आ जाएंगे उसको मास में बदल देंगे कि वो वही एवोगैड्रो वाले फिगर से कि कितना यूरेनियम का मास रहा होगा, इतना मास कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया आधा। फिर उसको दुगना कर देंगे। दुगना इसलिए करेंगे क्योंकि सवाल ने बोला है कि आधा यूरेनियम खर्च हुआ है, आधा अभी भी बचा है। तो अभी अच्छा बसड़ हो गई, कुछ सबको नहीं आया होगा समझ में, ठीक है। एक यूरेनियम के फटने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मैं कैलकुलेशन ले लूँ अपने पास, ठीक। इस 200 MeV को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो भाई देखो 200 m का मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो ये एनर्जी आ रही है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -11 जूल। एक यूरेनियम के फटने पर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक यूरेनियम के फटने पर। अब केले वाला मेथड लगा लेते हैं कि 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -11 जूल एनर्जी जब रिलीज होती है तो एक यूरेनियम फटता है, एक यूरेनियम का बलिदान हो जाता है। तो 1 जूल एनर्जी के लिए कितने यूरेनियम, कितने 1/3.2 इंटू 10 टू दी पावर -11 इतने यूरेनियमों का बलिदान हुआ होगा। और हमारे पास कितनी एनर्जी हुई है अभी तक, 126.16 10 की पावर 15 जूल में एनर्जी रिलीज करने के लिए। देखते हैं कितने यूरेनियम बलिदान हो चुके हैं, 126 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -11। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये आ रहा है हमारा निकल के, यार इतना तो इसीलिए मैं कैलकुलेट करके ले आया था, 39.425 इंटू 10 की पावर 26 यूरेनियम एटम्स। इतने यूरेनियम एटम का बलिदान हो गया। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। इतने यूरेनियम एटम, अरे यार एक तू कोई नहीं, एक मिनट हाँ, ये करीब 3-4 स्टेप का सवाल है। पहले स्टेप में उस 5 साल में कितनी एनर्जी रिएक्टर हमें दे चुका है, फिर एक यूरेनियम के बलिदान से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इससे हमने ये पता कर लिया कि इस पूरे प्रोसेस में इतने दिनों में इतने यूरेनियम का बलिदान हो चुका होगा। अब फिर आपके पास नंबर ऑफ एटम आ गए, तो वजन, इसको मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मास में। तो देखो सिंपल, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप देखिए, बताना इतने एटम है। यदि मेरे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यूरेनियम एटम होते, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते, देन कितना मास होता बताओ, 235 ग्राम। ये वाला भाई, अब अपनी जरूरत के हिसाब से पिछले 235 ग्राम 235 ग्राम, पिछली बार ऐसे लिखा था कि 235 ग्राम में इतने एटम होंगे। इसका उल्टा लिख लो, Na एटम्स के लिए 235 ग्राम वजन होना चाहिए। भाई समझ गए होगे ना, 200 भाई इतने एटम, सॉरी 235 ग्राम यानी 1 मोलर मास, 1 मोल में इतने एटम होते हैं दुनिया में। अब इसका 1 मोल तो 235 ग्राम है ना, प्लूटोनियम का कुछ और था। तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया कि इतने एटम में इतने ग्राम होगा। तो इसका मतलब एक, अच्छा 1 यूरेनियम एटम का मास कितना हो जाएगा, 235 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और मेरे पास कितने एटम है, इतने 39.425 इंटू 10 की पावर 26 यूरेनियम एटम का जो मास होगा वो होगा 235 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ये वाली फिगर। ये इसको क्या बोलूँ, लंबा सा जा रहा है, इसको x लिख दूँ, इसको x कर देना, तो आपको समझ में तो आ गया ना मास। ये मास आ रहा है हमारा 1538.25 kg। इतना मास यूरेनियम का हमने कंज्यूम कर लिया इन 5 सालों में, या इफेक्टिवली 4 सालों में। इतना यूरेनियम हमने निचोड़ लिया। अब क्वेश्चन ये था कि फिर इनिशियली कितना था।
अच्छा, सवाल की लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा है कि इन 5 सालों में आधा यूरेनियम खर्च हुआ है, आधा, तो ये तो आधा है। तो इनिशियली, तो देयरफॉर मास इनिशियली कितना होगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जितना ये मास खर्च हुआ है इंटू 2। तो ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 3076.5 kg। अब जब आप एनसीईआरटी पलटोगे तो ये आंसर नहीं दे रखा, मैंने भी किया तो मेरा आंसर मैच नहीं किया, मैं भी परेशान रहा। फिर मैंने एनसीईआरटी में, एक्चुअली एक अच्छी बात क्या होगी, एनसीईआरटी में पीछे सॉल्यूशन दे रखा है, जब मैंने उसके सॉल्यूशन से मैच किया तो उसने ना ये वाली फिगर 6.023 ना लेके सिर्फ 6 लिख लिया है, तो इसीलिए ये फ्लक्चुएशन आ जाता है। पॉइंटों में तो फ्लक्चुएशन आ जाएगा। मेरी बात सुनना, एक्चुअल यदि डाटा से चले, तमीज से चले, तो आंसर तो यही है। लेकिन आप जब पीछे मार्क करोगे तो देखो, इसको यदि 6 ले लिया जाएगा, इसको 6 ले लोगे ना, 6, ठीक है ना, 6 ले लोगे तो ये वाला जो मास आएगा, ये वाला जो मास आएगा वो आ रहा है 1544 kg। तो मास इनिशियली वो 1544 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3088 kg। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तमीज से चलिए, अपनी तमीज से चलिए। होपफुली ये सवाल समझ में आया होगा। एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और बेटा मैं फिर से बोलूंगा, ये क्वेश्चन अभी नहीं बोल रहा, उस क्वेश्चन को कराने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13.19 वो कह रहा है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt बी केप्ट ग्लोइंग बाई फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम। टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज। देखिए, एक फ्यूजन रिएक्शन है 1H2 प्लस 1H2, और ये बन गया हमारा हीलियम 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.27 MeV। ओके, तो वो कह रहा है यदि हम ये रिएक्शन हो किसकी, ड्यूटेरियम को इस्तेमाल करके इतनी एनर्जी रिलीज होती हो, और 2 kg ड्यूटेरियम ले लें, 2 kg ड्यूटेरियम, तो उससे 100 वाट का बल्ब कितने दिन जलाया जा सकता है, कितने दिन जलाया जा सकता है। अब इसको भी देखिए, सिंपल है, अभी सवाल भी समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन के साथ। एक रिएक्शन दे रखी है फ्यूजन रिएक्शन, इस फ्यूजन रिएक्शन में, अच्छा ये सवाल ने हमारे साथ सिंपैथी रख दी कि ये हमें दे रखा है। बताइए, यदि ये हमें नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते, हम इसके मास में से इन दोनों का मास घटाते, फिर उसमें 931.5 का मल्टीप्लाई करते, तब ये आता, तब ये आ जाता, ठीक है ना। थैंक यू इस सवाल को कि इसने हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं दी कि ये हमें दे ही रखा है, ठीक है। आपको जो मैंने सवाल भेजा है, आपको जो ग्रुप में सवाल भेजा है ना, उसमें ये डाटा आपको खुद निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये डाटा आपको खुद निकालना है, और इनके मासेस दे रखे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यदि हम आपको ऐसा 2 kg ड्यूटेरियम दे दे, 2 kg, तो पहले तो गौर से देखिए, अभी देखिए, पहले तो आपको ये देखिए, आपको इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए 2 ड्यूटेरियम एटम चाहिए थे, 2 ड्यूटेरियम, एक घेरा दोनों एक से है, 2 ड्यूटेरियम एटम को फ्यूज करोगे तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 2 ड्यूटेरियम एटम को फ्यूज करोगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि मतलब हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि 2 किलो ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ एटम ड्यूटेरियम कितने होंगे। एक काम करते हैं, ड्यूटेरियम एटम के लिए, ड्यूटेरियम एटम बड़ा लिखना लंबा पड़ेगा, मैं इसको शॉर्ट में DA लिख देता हूं, है ना, DA। अब आप बताओ, देखिए इसका मोलर मास कितना है, 2 ग्राम, 2 ग्राम, है ना, 2 ग्राम ड्यूटेरियम लिया जाए, डी फॉर ड्यूटेरियम और DA माने ड्यूटेरियम एटम। 2 ग्राम ड्यूटेरियम में 6.023 इंटू 10⁻23 ड्यूटेरियम एटम होंगे, यदि 2 ग्राम, क्योंकि मोलर मास इसका 2 ग्राम है, 2 ग्राम ड्यूटेरियम में इतने ड्यूटेरियम एटम होंगे। तो 1 ग्राम ड्यूटेरियम में 6.023 इंटू 10⁻23/2 इतने ड्यूटेरियम एटम होंगे। और हमको कितना है सवाल में, कितना दे रखा है, 2 किलो ना, तो 2 किलो का मतलब तो 2000 ग्राम में, 2000 ग्राम ड्यूटेरियम में
6.023 इंटू 10 की पावर 23/2 इंटू 2000 ड्यूटेरियम एटम होंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, काट देता हूं, और ये 3 जीरो इसमें शिफ्ट कर देता हूं, 26। यानी इतना ड्यूटेरियम है हमारे पास। अब फिर केले वाला मेथड लगा दो। ये तो सवाल का पहला स्टेप हो गया। बताना 2 ड्यूटेरियम एटम यूज करके, दो हो गए ना, 2 ड्यूटेरियम एटम यूज करके आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? 3.27। 2 ड्यूटेरियम एटम का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी एमईवी एनर्जी मिलेगी आपको। ये सवाल का पहला स्टेप। सवाल का दूसरा स्टेप सुनिए अब। तो इसका मतलब एक ड्यूटेरियम एटम का इस्तेमाल करने पर 3.27/2 एमईवी एनर्जी मिलेगी, और आपके पास इतना ड्यूटेरियम आ चुका है। 2 किलो में इतना ड्यूटेरियम होगा, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ड्यूटेरियम एटम ले लूँ तो मुझे 3.27/2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 26 है। ये 26 इतनी एमईवी एनर्जी मिलेगी। और फिर बेटा इसके लिए मैं, ये हो गया, इसको जूल वूल में कन्वर्ट करके, बेटा देखो इतनी काम तो आप खुद ही करिएगा। यहाँ तक तो आपको समझा ही दिया मैंने। अब एमईवी में मेगा में 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करके ये जो एनर्जी आ रही है 15.756 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल आ रही है ये एनर्जी। यानी 2 किलो ड्यूटेरियम खर्च करोगे तो इतने जूल एनर्जी मिलेगी। मान लो आपके पास इतना एनर्जी का भंडार हो चुका है, 2 किलो ड्यूटेरियम, ठीक है, इतनी एनर्जी वो दे देगा तुमको। अब इसमें से खर्च करने, अब मान लो 1 मिनट सुनो, आपके पास इतना रुपया हो और आप 100 रुपये पर सेकंड खर्च करने लग जाओ। 100 रुपये पर सेकंड, आपको भगवान इतने रुपए दे दे, आपके बैंक में भर के या आपके घर में भर के दे दे, और आपसे कहे 100 रुपये पर सेकंड उड़ाते रहो। अब एक बल्ब इतनी एनर्जी के साथ, मान लो ये एनर्जी, इमेजिनरी सीन समझिए, ये एनर्जी भरी हुई है 15.756, इतनी एनर्जी का भंडार है, और इसमें एक बल्ब लगा दिया है जो 100 जूल पर सेकंड खर्च कर रहा है आपके इस खर्चे इसको, तो ये पैसे कभी तो खत्म होंगे ना। तो कितने दिन में ये सारी एनर्जी को खत्म कर देगा? कुछ भी समझ लो, यदि इतने लीटर पानी है और 100 लीटर पानी पर सेकंड खर्च हो रहा है तो ये टंकी कब खत्म हो जाएगी? तो फिर इस सवाल का तीसरा स्टेप चालू होता है, फिर केले वाला मेथड, कि 100 जूल खर्च करने में कितनी देर लग रही है उसके? 1 सेकंड। 100 जूल खर्च करने में 1 सेकंड लग रही है, तो 1 जूल खर्च करने में उसको 1/100 सेकंड लगेंगे, और इतनी एनर्जी खर्च करनी है उसको 15.756 10 की पावर 13, तो 15.756 10 की पावर 13/100 इतने सेकंड। ये 100 यहाँ पे प्ले करोगे तो ये 11 हो जाएगा, इतने सेकंड। और बिलीव मी, इसको जब घंटों में आवर में बदलोगे ना, ये आ रहा है नियरली 4.9 इंटू 10 टू दी पावर 4 ईयर। इतने साल चल जाएगा। देखो आप फील करिए, फ्यूजन रिएक्शन की एफिशिएंसी समझिए। 2 किलो यूरेनियम, कहाँ गया? हाँ, यूरेनियम नहीं, सॉरी ड्यूटेरियम है। 2 किलो ड्यूटेरियम लेके इतने साल तक आपका 100 वाट का बल्ब जलता रहेगा। 2 किलो कंडों से नहीं चल सकता था ना। तो ये सवाल आपको फ्यूजन रिएक्शन की एफिशिएंसी समझाना चाह रहा है। तो भैया ये थे इस सवाल, केले वाले मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है, बाकी इनमें कोई भी परेशानी वाली नहीं थी चीज़ें। मैंने जो आपको भेजा है उसका सॉल्यूशन अब आप करने की कोशिश करिएगा। जो भेजा है वो एनसीईआरटी का नहीं, वो मेरे को किसी ने भेजा था, इसलिए वो मैंने आपको भेज दिया। अब आ जाइए, क्वेश्चन है आज का लास्ट 13.20। ये तो पागल बने का सवाल है, कोई खास नहीं है। 13.20 वो कह रहा है, देखो न्यूक्लियस को फ्यूज कराना है आपको। न्यूक्लियस कौन है इसमें? 1 मिनट। कैलकुलेट द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल फॉर एटम 2 न्यूट्रॉन। देखिए आपको जब 2 न्यूट्रॉन फ्यूज कराने हैं, तो मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन में बताया था ना कि भाई ये ना न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये आएंगे तो रिपेल होकर भगेंगे कि नहीं भगेंगे? तो इनको फ्यूज कराना, जोड़ना काफ़ी टफ टास्क होता है। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं इन दोनों को यूँ धक्का दूँ, सपोज करो ये इन्फिनिटी पर है, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, एक दूसरे के प्रभाव में नहीं है, इनको मैं धक्का दूँ तो ये यूँ आएंगे, यूँ लौट जाएंगे। क्यों लौट गए? रिपल्सन की वजह से। थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी दो, थोड़े और पास तक आ जाएंगे, लौट जाएंगे। थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी दो,
यहाँ तक आ गए, लौट गए, थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी दो। तो इमेजिन करो हमने इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि वो यहाँ तक आ गए, तो इतने को तो हम मान सकते हैं ना कि फ्यूज हो गए। टच, हमें कम से कम टच कराना है, टच कराना है, नहीं तो ये फ्यूज कहां से हो पाएंगे भाई। एक बार बताओ, यदि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव यूं करके आएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस फ्यूज कहां हुए। तो यदि आपको एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में जोड़ना है, फ्यूज करना है, तो इनके पोटेंशियल बैरियर से लड़ना पड़ेगा। वो पोटेंशियल बैरियर, वही पोटेंशियल बैरियर का मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्सन, इससे लड़ना पड़ेगा। यदि आपकी काइनेटिक एनर्जी इनके पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है तो ये फ्यूज हो जाएंगे। तो कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी या कितना पोटेंशियल, तो सिंपल देखो, एक न्यूट्रॉन ये रहा, एक न्यूट्रॉन ये रहा, है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों पॉजिटिव है। इमेजिन करो हम ये कराने में सफल हो गए। ये रहा इनिशियल फिगर, इनिशियली ये कहाँ थे, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। ये फाइनली ये रहा फिगर, इनको हमने इतनी तेज काइनेटिक एनर्जी दी कि ये आके फ्यूज हो गए। अब सवाल में इनकी यहां प्लस यहां लिख देता हूं, ये रेडियस और ये रेडियस क्योंकि एक जैसे हैं, ये रेडियस देखो, एक मिनट, ये रेडियस दे रखी है 2 फर्मी, 2 फर्मी, फर्मी माने 10⁻⁻15 मीटर, ये 2 फर्मी, ये 2 फर्मी। तो आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए ना इस समय। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जों की K Q1 Q2 अपॉन R होती है कि नहीं। K कितना, 9 × 10⁻9। Q1 ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन, तो इस पे चार्ज होगा E, ये रहा ड्यूट्रॉन, इस पे भी चार्ज E ही होगा। और इनके बीच की डिस्टेंस इस समय जब ये फ्यूज होने की स्टेज पर होंगे तो डिस्टेंस, आपस की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेते हैं ना, ये होगी, यानी 4 फर्मी, क्योंकि 2 ये रही 4 फर्मी। अब इसको जब सॉल्व करोगे 4 फर्मी को 10⁻⁻15 मीटर लिख सकते हो। एक, अच्छा ये आंसर निकलेगा जूल में। और यदि आपकी थोड़ी सी भी ठीक है क्या कहते हैं कैलकुलेशन, एक ई को इस जूल में एडजस्ट कर दो, तो एक ई को इसमें एडजस्ट कर दोगे तो ईवी आ जाएगा वो, ठीक है ना। बाकी आपका काम है इसको सॉल्व करोगे, मैंने तो समझा दिया भाई, ये काम आपका है। ये आ रहा है हमारा सॉल्व करके, मतलब एक, मैं आपको स्मार्ट बंदों को बताना चाह रहा हूँ, एक ई को यहाँ घुसा दो, है ना, तो वो ईवी बन जाएगा। केवल इतना कैलकुलेशन रह जाएगी आपकी, तो आंसर आपका ईवी में आ जाएगा। और ये आंसर आ रहा है 360 केईवी, 360 केईवी, 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो 10⁻3। इतनी पोटेंशियल एनर्जी से आपको भिड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के पास यदि इस एनर्जी से कम एनर्जी हुई इनिशियली तो ये फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एनसीईआरटी का सवाल तो सिर्फ इतना ही, यहीं पे खत्म हो गया, लॉक हो गया। लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में एक इसी में एक अगला पार्ट और ऐड कर दिया, उसे और देख लो। फिर ये मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ कि कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी जिससे कि ये फ्यूज हो जाए, कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो भैया कंजर्वेशन यदि एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी इनिशियली इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली होगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इनिशियली टोटल एनर्जी आपने इसको काइनेटिक एनर्जी धक्का दिया, मान लो हम एक जैसी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि 0 है। अरे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल होता है ना। तो इन द वेरी फर्स्ट फिगर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें भी है। काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि 0 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। और जब ये फाइनली फ्यूज होने की स्टेज पर आ गए तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यदि हम नपी तुली ही एनर्जी दे रहे हैं तो हम ये मानेंगे ना काइनेटिक एनर्जी आते आते 0 हो गई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसकी 0 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी ये वाली हो गई 360 केईवी। तो 2 केई इक्वल टू 360 केईवी। तो एक न्यूट्रॉन को आपको 180 केईवी एनर्जी देनी पड़ेगी एक न्यूट्रॉन को इनिशियली, तब जाके वो जस्ट फ्यूज हो पाएंगे। बाकी इतना करिए और अब वो वाला सवाल करिएगा जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, शायद अब हो जाए। अब दूसरी चीज, इन सारे सवालों को आप वीडियो बंद करने के बाद यदि देख लिया हो तो एक बार फिर से करिएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा।